वैदिक लोगों को विदेशी आर्य साबित करने के लिए मुख्य रूप से लिंग्विस्टिक और टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स दिए गए। इनमें लिंग्विस्टिक आर्गुमेंट्स का खोखलापन हमने अपनी पिछली चर्चा में जान लिया। साथ में यह भी जाना कि लिंग्विस्टिक्स आर्गुमेंट असल में संस्कृत भाषी लोगों को बाहर से भारत में आने की नहीं बल्कि भारत से बाहर जाने की संभावना अधिक दर्शा रहे थे। आज हम टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स पर चर्चा करेंगे, यानी आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के बारे में। प्राचीन भारत में रहने वाले संस्कृत भाषी लोगों को विदेशी आर्य बताने वाली जमात के अनुसार आर्यों ने भारत में आते ही ऋग्वेद की रचना शुरू कर दी थी। अब यदि वाकई ऐसा था तो विदेश से आए आर्यों ने अपने मूल स्थान की, वहां से भारत आने के दौरान पड़ने वाले इलाकों की, भारत में रहने वाले मूल निवासियों की अनेकों बातें अपने उस ग्रंथ ऋग्वेद में अवश्य दर्ज की होंगी। और यदि ऋग्वेद में ऐसा कुछ दर्ज नहीं मिलता है तो फिर इसका सीधा सा अनुमान यही लगेगा कि वैदिक लोगों को विदेशी आर्य बताना महज एक कपोल कल्पना है। यानी आर्य आक्रमण अथवा आर्य प्रवास सिद्धांत को बनाए रखने के लिए ऋग्वेद में ऐसे सबूत ढूंढ निकालना बहुत जरूरी था जिससे कि यह साबित हो कि आर्य विदेशी थे। तो फिर इस काम में बहुत से लोग लगे रहे, सदियों लगे रहे, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। अंततः ऐसे लोगों को भी स्वीकार करना पड़ा कि ऋग्वेद में ऐसा कोई भी स्पष्ट व सीधा प्रमाण नहीं है जो इस सिद्धांत की पुष्टि करता हो। ये बहुत बड़ी बात है। जिस ग्रंथ को आप उसी समय का बता रहे हैं और उसमें भी ऐसा कुछ आपको ना मिले तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि वे लोग विदेश से आए थे। आर्यों को विदेशी बतलाने वाले विद्वान एर्दोसी ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकारा कि ऋग्वेद से हमें आर्यों के पैतृक घर, उनके विस्तार या प्रवास से जुड़ी किसी भी याद का कोई संकेत नहीं मिलता है। भारतीय विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने अध्ययन से यही निष्कर्ष निकाला था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ तो खोजना ही होता है, ऐसे नहीं तो वैसे सही। ऐसे विद्वानों ने उल्टे सीधे साक्ष्य गढ़ने की विद्वता दिखाना शुरू कर दिया। जब डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिले तो फिर इनडायरेक्ट प्रमाण गढ़कर काम चला लिया गया। तो 3 तरह के अस्पष्ट व अप्रत्यक्ष प्रमाण ऋग्वेद से ढूंढ निकालने का प्रयास हुआ। पहला, किसी बाहरी इलाके की कोई स्पष्ट स्मृति हम ऋग्वेद से ढूंढ निकालें जिससे हम साबित कर सकें कि आर्यों ने अपने मूल इलाके की या फिर भारत आने के दौरान पड़ने वाले किसी इलाके की याद ऋग्वेद में दर्ज की थी। दूसरे प्रमाण ये बना रहे थे कि भारत के मूल निवासियों के बारे में बताते कुछ अस्पष्ट प्रमाण हम ऋग्वेद से खोज निकालें जिससे साबित हो जाए कि आर्यों से पहले यहाँ पर कोई मूल निवासी रहते थे। तीसरा था ऋग्वेद में दिए गए भौगोलिक विवरण से यह सिद्ध करना कि वैदिक काल में भारत के अंदर आर्यों का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा था। इससे क्या साबित होता? यह साबित करते कि देखिए वो लोग पश्चिम के देशों से आए थे तो सबसे पहले भारत के पश्चिमी इलाकों से अवगत हुए होंगे, उसके बाद भारत के जब वो अंदर बढ़ते चले गए तब पूर्वी इलाकों से अवगत हुए। तो आइए एक एक करके इन तीनों तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इनसे क्या तस्वीर हमारे सामने आती है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या ऋग्वेद में किसी बाहरी इलाके का वर्णन हमें मिलता है। देखिए, ऋग्वेद की जो सारी भौगोलिक स्थिति है वो अफगानिस्तान के पूर्वी व दक्षिणी इलाके, उत्तरी पाकिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गंगा तक के इलाकों तक सीमित है। यदि आर्य पश्चिम से आए होते तो उनकी यादों में पश्चिमी इलाकों का विवरण अवश्य होता। जब ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो फिर इन लोगों ने कुछ अस्पष्ट विवरण ढूंढ निकालने की बात कही। किस तरह के थे वो देखिए। माइकल विट्ज़ेल का कहना है कि ऋग्वेद में एक रिप शब्द आता है जो शायद यूरोपियन माइथोलॉजी में बताए गए रिपियन पर्वतों से संबंधित है और संभवतः रशिया में पाए जाने वाले यूरल्स पर्वत ही रिपियन पर्वत कहे जाते थे, यानी कि आर्य रशिया से आए थे। ऋग्वेद पर घोर अनुसंधान करने वाले श्रीकांत तलेगेरी जी का कहना है कि उन्हें ऋग्वेद में कहीं भी रिप शब्द आज तक नहीं मिला। माइकल विट्ज़ेल ने जाने कहां से ऋग्वेद में यह रिप शब्द खोज लिया। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि यह शब्द ऋग्वेद में है, लेकिन इसे यूरोपियन माइथोलॉजी में वर्णित रिपियन पर्वत कैसे मान लिया जाए, इसका कोई लॉजिकल आधार माइकल विट्ज़ेल ने नहीं दिया। ना ही इस बात का कोई लॉजिकल आधार बताया कि यूरल्स पर्वतों को कैसे रिपियन पर्वत मान लिया जाए, क्योंकि वास्तविकता यह है कि रिपियन पर्वत कहाँ थे, कहीं थे भी या नहीं थे, या बस कथाओं में दर्ज कल्पना भर थे, यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। फिर आखिरकार माइकल विट्ज़ेल ने रिपियन पर्वतों को यूरल्स पर्वतों से कैसे जोड़ दिया, यह आज तक समझ नहीं आया। यानी कितने ही बेतुके तथ्य क्यों ना हो, कैसे भी करके आर्यों को विदेशी बताने की जुगत लगानी ही है। हालांकि विट्ज़ेल ने तुकबंदी अपने नाम से नहीं की, उन्होंने इसके लिए एक अन्य विद्वान को कोट किया ताकि कोई कमी मिले तो उसे दूसरे के सर पर डाल दिया जाए। दूसरा जो ये तथ्य देना चाहते हैं बाहरी इलाके का, वो है अवेस्ता में हरक्वेती नदी का वर्णन।
भाषाविदों का स्पष्ट मत है कि इसका पुराना नाम सरस्वती था। समय के साथ हुए भाषाई बदलावों के कारण इसे हरक्वेती कहा जाने लगा। यह नदी भारत से बाहर के इलाके में थी, पश्चिम की ओर। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का वर्णन है, लेकिन यह अविस्ता की हरक्वेती से अलग नदी है। यह भारत के अंदर मौजूद थी। आर्य आक्रमण सिद्धांत के समर्थक विट्ठल जैसे विद्वानों का कहना है कि आर्य पश्चिम की ओर से भारत में आए थे। अब भारत आने से पहले उन्हें रास्ते में ये हरक्वेती नदी पड़ी होगी, तब इसका नाम सरस्वती रहा होगा। भारत आकर आर्यों ने उसी नदी के नाम पर यहाँ की एक नदी को सरस्वती नाम दे दिया होगा। यानी इनके अनुसार हरक्वेती का नाम जो पहले सरस्वती था, उसी के नाम पर भारत की सरस्वती नदी का नामकरण हुआ। बाद में असली सरस्वती का तो नाम बदलकर हरक्वेती हो गया, लेकिन भारत की सरस्वती का नाम वही रह गया। इतना जटिल अंदाजा लगाने से पहले क्या यह सीधा सा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भारत की सरस्वती नदी का नाम प्राचीन रहा होगा, और जब यहाँ से लोग निकलकर पश्चिम की ओर गए होंगे तो वहां उन्होंने एक नदी का नाम सरस्वती रख दिया होगा। समय के साथ वहां जो भाषाई बदलाव हुए, उससे सरस्वती का नाम वहां हरक्वेती हो गया। और यह भी संभव है कि उस नदी का नाम सीधे हरक्वेती ही रखा गया हो, कभी सरस्वती रहा ही ना हो, क्योंकि भाषाई बदलाव पहले हो गए हों और नदी का नाम बाद में रखा गया हो। एक और बात गौर करने की है, अवेस्ता ऋग्वेद के नए मंडलों के समकालीन है, ना कि प्राचीन मंडलों के। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऋग्वेद एक लंबे समय में बना है, कुछ मंडल प्राचीन है, कुछ बाद के। तो जो अवेस्ता का समकालीनता है भाषाई आधारों पर, वो ऋग्वेद के नए मंडलों के समकालीन है, प्राचीन मंडलों के समकालीन नहीं है। और जो सरस्वती नदी है उसका जिक्र ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों में कई बार होता है, जबकि हरक्वेती का जिक्र अवेस्ता के बाद के हिस्से में होता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि भारत की जो सरस्वती नदी है उसका नाम अवेस्ता की हरक्वेती से बहुत प्राचीन है। यानी नामा का जो ट्रांसफर है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ हुआ था, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। आज की क्लास में हम बस इतनी चर्चा करेंगे। आगे के जो 2 पॉइंट है उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे कि क्या ऋग्वेद में किसी अनार्य मूल निवासियों के बारे में वर्णन मिलता है, और क्या ऋग्वेद को पढ़कर हमें यह मालूम पड़ता है कि आर्य भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे थे। इन दोनों ही विषयों पर हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।